just a come like a nuclear bomb. Talk to the boys, talk to the girls, talk to the women, talk to the men, talk to the bench, talk to the young generation. I get them song, but the bang, but the bang, but the ding dang. But you come to the bang with the. So hello, good evening everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So बच्चा पार्टी आज क्लास 12th ISC के अंदर हम लोग अपना नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है लॉज ऑफ रिटर्न. अब यार ये हमारा 7th चैप्टर है. इसके पहले पहला चैप्टर तो हमारे सिलेबस पर नहीं, तो चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6 के वन शॉट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं. साथ ही साथ उसके नोट्स भी मैंने अपने एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में अपलोड कर दिए हैं. जाओ फटाफट से ऐप डाउनलोड करो और फ्री स्टडी मटेरियल से नोट्स तुम डाउनलोड कर सकते हो. मीनवाइल आप सभी लोग को बताना है कि फतेह और स्पार्टन्स कोर्स लाइव हैं और इनका बैच 2 चल रहा है जिसके अंदर मैं आपको 3 बुक सेट्स घर पर डिलीवर करने वाला हूं और साथ ही साथ मैं ही ये 3 सब्जेक्ट्स भी कवर कराऊंगा अलॉन्ग विद द 2 माइंड मैप्स. सिमिलरली फतेह के अंदर आपको 10 बुक सेट्स भी घर पर डिलीवर होंगे. इसके अंदर बोर्ड्स जो कि आईएससी बोर्ड की प्रिपरेशन है अलॉन्ग विद द एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की हम प्रिपरेशन कराते हैं. फटाफट से जाके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. और ऐप क्यों डाउनलोड करना है? क्योंकि ये फ्री स्टडी मटेरियल में आपको कंटेंट अपलोड करके मैं देने वाला हूं. तो चलिए शुरू करते हैं लॉज ऑफ रिटर्न्स. चलो बच्चों पार्टी, आज हम बात करते हैं अपने पहले कंसेप्ट के बारे में जिसका नाम है प्रोडक्शन. अब प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? अभी अगर हम कभी भी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर सकें तो क्या वो प्रोडक्शन कहलाता है? आओ जरा देखते हैं. Act of making goods thereby adding utility to the object is called production in economics. हम ऐसा कोई भी सामान जिसमें हम यूटिलिटी ऐड करवा सकते हैं उसको प्रोडक्शन कहलाते हैं. मान लेते हैं मेरे को सॉफ्ट ड्रिंक पीने का मन है, ये पेप्सी ने मेरी एक यूटिलिटी क्रिएट की है, तो अब ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? ये जब पेप्सी ने प्रोड्यूस किया तो ये पेप्सी के लिए प्रोडक्शन कहलाने वाला है. बात समझ में आ रहा है? बिकॉज सॉफ्ट ड्रिंक है, एक थर्स्ट की यूटिलिटी को सेटिस्फाई करता है, इसलिए इसको बनाने के प्रोसेस को अपन प्रोडक्शन कहने वाले हैं. उसी तरह हमको इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ना है प्रोडक्शन फंक्शन. अभी प्रोडक्शन फंक्शन मोटा मोटी तौर पे बात क्या होती है? इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट और आउटपुट. इनपुट और आउटपुट के बीच का जो भी फंक्शनल रिलेशनशिप है उसको हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन कहेंगे. इसको डिनोट भी करते हैं हम लोग क्यू, मतलब क्वांटिटी इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ, ये आउटपुट है और ये एफ बोले तो फंक्शन है और लेबर कॉमा कैपिटल ये इनपुट है. तो मैंने क्या बताया? इनपुट और आउटपुट के बीच का फंक्शनल रिलेशनशिप प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है. आओ जरा देखते हैं. प्रोडक्शन फंक्शन शोज द मैक्सिमम क्वांटिटी of a commodity that can be produced per unit of time with given amount of inputs when the best production technique available is used. मतलब मैं बेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो भी इनपुट्स गिवन है उसको लेकर मैं कितना मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकता हूं, इस चीज को हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन बोलेंगे. आसान भाषा में फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. चलो बेटा जी, अब हम आते हैं शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन के बारे में बात करने के लिए. शॉर्ट रन की बात क्या कहलाती है? आओ जरा देखो. शॉर्ट रन का मतलब क्या है मेरी जान? इट रेफर्स टू द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द अमाउंट ऑफ वन और मोर इनपुट्स कॉल्ड फिक्स फैक्टर कैन नॉट बी चेंज. मतलब शॉर्ट रन के अंदर कुछ फैक्टर्स हमेशा फिक्स्ड होते हैं, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर ना कोई भी फैक्टर फिक्स्ड फैक्टर होता ही नहीं है. देयर इज नो फिक्स्ड फैक्टर, मतलब सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं वो वेरिएबल होते हैं. ठीक है, अब हमको बात करनी है टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन की. अभी हम लोगों ने शॉर्ट रन लॉन्ग रन देखा, अब हम देखने जा रहे हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है. शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में बोला जाता है कि एक वेरिएबल फैक्टर होगा, बाकी के सारे फैक्टर्स फिक्स्ड माने जाएंगे. क्या बात समझ में आ रही है? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है? एक वेरिएबल फैक्टर है, बाकी सारे फिक्स्ड फैक्टर्स हैं. इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन ओनली वन इनपुट इज वेरिएबल and all other inputs are assumed to be constant. क्या ये बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को? अब इसी के अंदर हमको लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन देखना है. लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन कौन सा होता है? जिसमें कोई भी फिक्स्ड फैक्टर नहीं है, सारे के सारे वेरिएबल फैक्टर्स हैं. तो इट स्टडीज द चेंजेस इन द आउटपुट व्हेन ऑल इनपुट्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी आर चेंज साइमल्टेनियसली एंड इन सेम प्रोपोर्शन. क्लियर?
ऑल वेरिएबल फैक्टर्स एंड देयर इज नो फिक्स्ड फैक्टर। सारे के सारे वेरिएबल फैक्टर्स हैं और कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होगा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर। यह भी चलो आसान बात आ चुकी है। अब धीरे धीरे करके मैं आपको थोड़ा से कंसेप्ट को डीप डाउन लेकर जाने वाला हूं। तो हम कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं रिटर्न टू अ फैक्टर और इनके किरदारों से मिलाते हैं। मतलब इनका पहला जो कंसेप्ट है उसको हम बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट का आसान भाषा में मतलब क्या है? अगर मैंने एक यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर लिया है, उसके ऊपर वो फिक्स फैक्टर के साथ कंबाइन किया, उससे मैंने टोटल प्रोडक्शन कितना किया, उसे हम बोलेंगे टोटल प्रोडक्ट। इट रेफर्स टू टोटल अमाउंट ऑफ कमोडिटी produced during some specified period time by combining a particular quantity of variable factor with a given quantity of fixed factor। जब एक वेरिएबल फैक्टर गिवन क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर के साथ कंबाइन किया जाएगा, उससे हमारा कितना प्रोडक्शन हुआ है उसको हम टोटल प्रोडक्ट कहेंगे। अगला है एवरेज प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं पर यूनिट ऑफ टोटल प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट किसको बोला जाएगा? पर यूनिट ऑफ टोटल प्रोडक्ट। मतलब टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय यूनिट्स अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा एवरेज प्रोडक्ट। सिमिलरली तीसरा होता है मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब होता है, देखो ये टर्म जब आएगा ना मार्जिनल, इसका मतलब ही चेंज होता है। मार्जिनल का मतलब क्या होता है मेरी जान? मार्जिनल का मतलब चेंज होता है। मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकालते हो? चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स या टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। जैसे हम लोगों ने मार्जिनल यूटिलिटी निकालना सीखा था ना, सिमिलरली हम मार्जिनल प्रोडक्ट भी कैलकुलेट करते हैं। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? तो चेंज इन टोटल प्रोडक्ट इज नोन एज मार्जिनल प्रोडक्ट। अब एक एग्जांपल लेते हैं और फटाफट से सॉल्व करके दिखाते हैं बेटा जी। आओ जरा देखो, पहला एग्जांपल आपके सामने आ रहा है, 0 यूनिट्स है और यहां पर आपको कुछ भी टोटल प्रोडक्ट नहीं दे रखा है। अब हमें टोटल प्रोडक्ट गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, यूनिट्स गिवन है हमको इस क्वेश्चन के अंदर। हमें निकालना है एपी कैसे आएगा और हमें निकालना है बेटा जी एमपी हम कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या सीखा है? एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमने सीखा है टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स। तो पहले में तो डैश आ जाएगा बिकॉज कोई भी प्रोडक्शन नहीं हुआ। 100 डिवाइडेड बाय 1 इज 100, 220 डिवाइड बाय 2 इज 110, 360 डिवाइड बाय 3 इज 120, 520 चलो भाई कर लेते, 520 डिवाइडेड बाय 4 520 डिवाइडेड बाय 4 130, then 650 divided by 5 is 130, 750 divided by 6 is 125, 840 divided by 7 is 120, 880 divided by 8 is 110, 880 divided by 9 is 97.7, then 830 divided by 10 is 83 and 770 divided by 11 is 70। तो ये हमने निकाल लिया एवरेज प्रोडक्ट। अब हम मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। तो 100 में से प्रीसीडिंग टर्म कुछ भी नहीं है, 0 मान लेते हैं, तो ये आ गया 100। फिर 220 माइनस 100 इज 120। सिमिलरली 360 माइनस 220, चलो करते चलो, 360 माइनस 220 ये आ गया 140, 520 माइनस 360 ये आ गया 160, 650 माइनस 520 इज 130, 750 माइनस 650 आ गया 100, 840 माइनस 750 ये आ गया 90, देन 880 माइनस 840 आ गया 40, 880 माइनस 880 इज 0, 830 minus 880 is minus 50, and then we have 770 minus 830 as minus 60। तो सब बच्चों तुम्हें टोटल प्रोडक्ट अगर दिया हो तो एवरेज प्रोडक्ट निकालना आ गया और साथ ही साथ मार्जिनल प्रोडक्ट भी निकालना आ गया। लेकिन अब इसको उल्टा भी आना चाहिए। अगर एमपी दे रखा हो तो तुम टीपी निकाल लो, एपी दे रखा हो तो भी तुम टोटल प्रोडक्ट निकालने की स्थिति में होने चाहिए। इतना तुम्हें बेसिक्स आते हैं भाई अभी तक। चलो अब बात आती है रिलेशनशिप्स के ऊपर। अब हम, अरे सर रिलेशनशिप के ऊपर बात क्या करूं, बहुत मजा आती। अरे बेटा ये वो रिलेशनशिप नहीं है जो कभी पूरे नहीं होने, ये वो रिलेशनशिप है जिसको पढ़ने के बाद तुम्हें ड्रीम कॉलेज भी मिल सकता है।
तो हम बात करने जा रहे हैं एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के रिलेशंस के ऊपर। वीडियो को तुम कर लो पॉज और मेरे साथ साथ बनाओ इसका ग्राफ। चलो चलो बनाते हैं भाई इसका ग्राफ, बिकॉज बिना ग्राफ के कैसा रिलेशनशिप भाई, है ना। इधर बना रहे अपन एवरेज प्रोडक्ट, इधर बना रहे अपन मार्जिनल प्रोडक्ट। ये है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। फ्री हैंड आप बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये है हमारा एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है ना भाई। रिलेशनशिप अब हमको यहां पर लिखकर आपको दिखाना है। पहले तो मैं साइड हट जा रहा हूं, तुम आराम से ग्राफ को प्लॉट कर लो भैया। कोई दिक्कत परेशानी तो तुमको नहीं आ रही ना? जल्दी जल्दी प्लॉट कर लिया ना मेरी जान? चलो चले, चलो शुरू करते हैं। पहला रिलेशनशिप, पहला रिलेशनशिप क्या है? व्हेन, पहला रिलेशनशिप क्या है? व्हेन एमपी इज मोर देन एपी, एपी इज राइजिंग। क्या बोला मैंने? जब एमपी ज्यादा है एपी से, एपी इज राइजिंग। सेकेंड पॉइंट, व्हेन एमपी इज इक्वल्स टू एपी, एपी इज कांस्टेंट। मैंने क्या बोला? जब एमपी और एपी एक दूसरे के बराबर है, एपी कांस्टेंट। तीसरा, व्हेन एमपी इज लेस देन एपी, एपी इज फॉलिंग। अगली बात क्या बोली? जब एमपी कम है एपी से, एपी फॉल कर रहा है। क्या ये तीन रिलेशनशिप तुम्हारे दिमाग में बैठ सकते हैं? पहला रिलेशनशिप क्या है? जब एमपी ज्यादा है एपी से, एपी बढ़ रहा है। जब एमपी एपी एक दूसरे को कट करते हैं, एपी कांस्टेंट है और इस समय पर एपी मैक्सिमम भी होता है। और जैसे एमपी कम हो गया एपी से, एपी फॉल करने लगा। एज सिंपल एज दैट। अब हम बढ़ते हैं अगले रिलेशनशिप की तरफ, जो रिलेशनशिप है टीपी और एमपी का। चलो मेरी जान, अब आपको दो ग्राफ बनाने पड़ेंगे। हालांकि आप एक ग्राफ से भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि हमारे फ्रैंक बुक में स्कूल में अलग अलग ग्राफ बने हैं, तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ना भाई? तो यहां पे लिखते हैं यूनिट्स और यहां बनाते हैं टीपी। सिमिलरली यहां बनाते हैं यूनिट्स और यहां बनाएंगे अपन एमपी। ये बन गया हमारा टोटल प्रोडक्ट का कर्व, और ये बना दिया है हमने मार्जिनल प्रोडक्ट। दिस इज मार्जिनल प्रोडक्ट। अब ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दो नजरिए से, कि देखो सबसे पहला पॉइंट आप ये देखना, जहां पर टीपी मैक्सिमम है वहां पर एमपी जीरो है। अब इसका रिलेशनशिप कैसे लिख सकते हो? आओ देखो, एज लॉन्ग एज एमपी इज पॉजिटिव, टीपी इज इंक्रीजिंग। ये बात तो बिल्कुल सही है। अब एमपी पॉजिटिव कहां है? इस जीरो से पहले तक तो एमपी पॉजिटिव है, और जहां तक एमपी पॉजिटिव है टीपी बढ़ रहा है। सेकेंड पॉइंट, एज एमपी बिकम्स जीरो, टीपी इज मैक्सिमम। जैसे ही क्या? जैसे ही एमपी जीरो हुआ वहां पर टीपी मैक्सिमम है। थर्ड पॉइंट, व्हेन एमपी becomes negative, TP starts falling। क्या बात बोली? जैसे ही MP नेगेटिव हो गया, TP फॉल करने लगा। तो ये तीन रिलेशनशिप तुमको समझ में आ रहे हैं बेटा जी? जब तक MP पॉजिटिव है, TP इंक्रीज कर रहा है। जब MP जीरो हो गया, TP मैक्सिमम हो गया। जब MP नेगेटिव हो गया, TP फॉल करने लगा। ये तीन रिलेशनशिप बिटवीन TP एंड MP आई होप तुम्हें समझ में आए होंगे। अब जो कंसेप्ट हमने शुरू किया था उसके ऊपर बात करनी है। कंसेप्ट का नाम है रिटर्न्स टू अ फैक्टर। अब इस पे तीन स्टेजेस है। पहली स्टेज है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। आओ ये समझते हैं। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच ईच एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर कंबाइंड विद फिक्स्ड फैक्टर adds more and more to the total output. Returns to factor means change in physical quantity of goods when quantity of one factor is increased while that of other factor remains constant. मतलब जब फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर कंबाइन किए जाएंगे
जो टोटल प्रोडक्ट में चेंज आ रहा है, मतलब टोटल प्रोडक्ट जो बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। अब कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच additional units of variable factor adds the same amount of output। मतलब देखो, अगर इनपुट, ये जो वेरिएबल फैक्टर है, वो अगर वो 10 यूनिट से चेंज हो रहे हैं और आउटपुट लेट से 20 यूनिट से चेंज हो रहा है, तो उसे बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। और इनपुट भी 10 से चेंज हो रहा है, आउटपुट भी 10 से चेंज हो रहा है, उसे बोलेंगे कांस्टेंट रिटर्न टू अ फैक्टर। और डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या हो जाएगा? इनपुट इंक्रीज कर रहे हो तुम 10 यूनिट से और आउटपुट इंक्रीज हो रहा है लेट से 7 यूनिट से, तो उसे बोलेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। It refers to a situation in which each additional unit of variable factor adds lesser and lesser amount of output। तो ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? अब अगर मैं इसको यहां पर शॉर्ट फॉर्म में लिखवा दूं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, मतलब इंक्रीज इन आउटपुट इज मोर देन इंक्रीज इन इनपुट। अगले में क्या होगा? इंक्रीज इन आउटपुट इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन इनपुट। डिमिनिशिंग रिटर्न में क्या होगा? इंक्रीज इन आउटपुट इज लेस देन इंक्रीज इन इनपुट। क्या तुम्हें अब ये बात आराम से दिमाग में बैठ जाएगी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत तो नहीं है? और अब हम इस चैप्टर के सबसे मेजर पोर्शन की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। दिल थाम के बैठ लीजिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, मेरे साथ सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे, तभी इसकी शुरुआत हम आगे करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो बच्चा पार्टी, आओ शुरू किया जाए इसका ग्राफ बनाना। और पता है, अगर तुमसे पेपर में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन बनाने को आएगा और लेट से अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, तो इसका 50% जो वेटेज होगा ना, वो इसके ग्राफ को ही होगा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आप करने जा रहे हो। यहां पर है यूनिट्स, यहां पर हम बनाएंगे टोटल प्रोडक्ट्स, और यहां बनाएंगे एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट, और यहां पर भी आएगा यूनिट्स। ये यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर है, मतलब यूनिट्स ऑफ लेबर है ये, ठीक। चलो, ये बनाया हमने टोटल प्रोडक्ट। और एक ट्रिक बता रहा हूं तुम्हें, जहां पर टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है, वहां से एक ऐसी लाइन खींचो, फिर इससे थोड़े से पहले पर आप एक लाइन खींचिए, फिर जहां से स्लोप चेंज हो रहा है, यहां पर एक लाइन खींचिए। चलो चलो भैया चलो। अब तुम्हें मैं ट्रिक बताता हूं कि एपी और एमपी कैसे प्लॉट करने। एपी और एमपी को प्लॉट करने से पहले आप एमपी प्लॉट करो, ठीक है ना? सबसे पहले आप क्या प्लॉट करोगे? एमपी। और एमपी को प्लॉट करते समय याद रखना है, जो पहली लाइन है यहां पर एमपी मैक्सिमम है, इस पॉइंट पर एमपी मैक्सिमम है, और फिर फॉल कर रहा है, फिर ये फॉल कर रहा है ना, ये हो गया आपका एमपी। एक पॉइंट तो ये हो गया। और जब आप एपी प्लॉट करेंगे ना, तो एपी कुछ इस तरह से प्लॉट करेंगे कि एपी कट करेगा सेकंड वाली लाइन पर, और वहां पर एपी मैक्सिमम होगा। दिस इज एपी। अब बच्चे गड़बड़ हमेशा यही करते हैं कि उनको नहीं पता कि एमपी कहां पर मैक्सिमम होता है और एपी कहां पर मैक्सिमम होता है। तो ये बात समझ में आ गई? थोड़ा साइड हट जाऊं, फिर मार्किंग करना शुरू किया जाए। चलो भैया चलो, अब इसको हम लोग मार्क करते हैं कि हर एक पॉइंट क्या है, ठीक है? इस पॉइंट को हमने टी बोल दिया, यहां से एक आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो, इस पॉइंट को एम बोल दिया। ये क्या है? ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या है? यहां से स्लोप ऑफ टीपी है, वो चेंज हो रहा है। ये यूनिट्स किस चीज की हैं? यूनिट्स ऑफ लेबर है, मतलब वेरिएबल फैक्टर यूनिट्स ऑफ लेबर है। चले भाई, मार्क किया जाए। तो चलो, एक और चीज सभी बच्चे मार्क करते हैं, इसका भी नाम रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं एम, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं ए, और लेट से इस पॉइंट का नाम रख दिया हमने L1, इस पॉइंट का नाम रख दिया L2, और इसका नाम रख दिया L3। अब स्टेजेस मार्क करेंगे। पहली स्टेज हम मार्क कर रहे हैं यहां से लेकर इस जगह तक, L2 तक। दिस इज स्टेज नंबर 1, दिस इज स्टेज नंबर 2, एंड बियॉन्ड दिस स्टेज नंबर 3। जल्दी से मार्क करो। पहला ये आपने पॉइंट मार्क किया L1, L2 और L3। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात आती है ना, तो 3 स्टेजेस होते हैं इसके अंदर। 3 स्टेजेस कौन कौन से होते हैं बेटा जी? एक तो होता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स, फिर दूसरा होता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स, तीसरा होता है नेगेटिव रिटर्न्स। इनके ऊपर हम अभी बड़ा डिटेल में बात करने जा रहे हैं,
और आपकी बुक में ना एक और लाइन बनी रहती है, वो भी आप ड्रॉ कर सकते हो। नहीं भी ड्रॉ करोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आप प्लॉट कर दें। आराम से बना लिया आपने ग्राफ, शुरू किया जाए। अब देखो पेपर में कैसे लिखना पड़ेगा। सबसे जब भी आपसे लॉ पूछा जाए तो आपको स्टेटमेंट ऑफ लॉ लिखना अनिवार्य है। ये क्या है? एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर अप्लाइड टू अ गिवन क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, total product may increase at an increasing rate initially, but eventually it will increase at a diminishing rate. कहना क्या चाहता है? कहना चाहता है कि जब बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर्स फिक्स फैक्टर के साथ कंबाइन किए जाएंगे, टोटल प्रोडक्ट स्टार्टिंग में तो बड़ी तेजी तेजी से बढ़ता है एंड बाद में टोटल प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। अब हर लॉ किसी ना किसी अजम्पशन के ऊपर बेस होता है। तो यहां पर अजम्पशन क्या है कि यहां पर यह माना जाता है कि टेक्नोलॉजी इज गिवन एंड कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आएगा। यहां पर यह भी माना गया है कि सम इनपुट्स आर केप्ट फिक्स्ड व्हाइल अदर्स आर वेरिएबल, कुछ को फिक्स और कुछ को वेरिएबल माना गया है। और यह भी माना गया कि जितने भी हम इनपुट्स को यूज करने वाले हैं वो सारे एक जैसे हैं, दे आर होमोजीनियस इन नेचर एंड दे आर इक्वली एफिशिएंट। जितने भी आप इनपुट्स यूज करेंगे वो होमोजीनियस होंगे और इक्वली एफिशिएंट होंगे। अब बेटा जी हम बिहेवियर पढ़ने जा रहे हैं। जो ये तीनों स्टेजेस हैं इनका बिहेवियर क्या है। स्टेज नंबर 1, इसको हम लोग बोलते क्या है? स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। क्यों बोलते हैं स्टेज को? इन दिस स्टेज टीपी इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट एंड सब्सिक्वेंटली इट इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट। इस स्टेज में क्या होता है? इनिशियली टीपी तो बड़ी तेजी से बढ़ता है, फिर बाद में धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब एमपी का बिहेवियर कैसा होता है? इन दिस स्टेज एमपी इंक्रीजेस एंड रीचेस इट्स मैक्सिमम, देन इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। आओ ग्राफ पे देखो, इस स्टेज में क्या होता है? पहली स्टेज यहां तक है ना, एमपी बढ़ा, मैक्सिमम पहुंचा, फिर फॉल होने लगा। एपी का बिहेवियर क्या है? आओ जरा ये देख लेते हैं। इन दिस स्टेज एपी इंक्रीजेस थ्रू आउट एंड रीचेस इट्स मैक्सिमम। एपी लगातार बढ़ता है और अपने मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच जाता है। अब ग्राफ देखकर तुम्हें समझ भी आ रहा, टीपी पहले बहुत तेजी से बढ़ा, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा। एमपी अपने मैक्सिमम पर पहुंचा, फिर फॉल होने लगा, और एपी बढ़ता रहा और अपने मैक्सिमम को पहुंच गया है। अब आते हैं सेकंड स्टेज, और सेकंड स्टेज को बोला जाता है मेरी जान स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। इसको डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्यों कहते हैं? तो पहले ये समझो। इन दिस स्टेज टीपी कंटिन्यूज टू इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड इवेंचुअली रीचेस इट्स मैक्सिमम। सेकंड स्टेज को डिमिनिशिंग रिटर्न्स इसलिए कहते हैं बेटा जी क्योंकि टीपी इंक्रीज तो हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, और इसी स्टेज में टीपी मैक्सिमम पॉइंट पर भी पहुंच जाता है। इन दिस स्टेज एमपी कंटिन्यूज टू फॉल एंड रीचेस जीरो। इसी स्टेज में क्या होता है? एमपी लगातार फॉल होता जा रहा है और जीरो पहुंच जाता है जहां पर टीपी मैक्सिमम है। और एपी क्या होता है? एपी स्टेज में फॉल करना शुरू हो जाता है। आओ जरा ग्राफ के थ्रू देखो इस बात को। सेकेंड स्टेज में देखो तो टीपी धीरे 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 बढ़ रहा है कि नहीं बात? और फिर क्या होता है? और अपने मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच जाता है। एमपी फॉल करके जीरो पहुंच जाता है और एपी फॉल करने लगता है। इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। थर्ड स्टेज को बोलते हैं स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। और इसे नेगेटिव रिटर्न्स क्यों कहा जाता है बेटा जी? नेगेटिव रिटर्न्स हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर एमपी नेगेटिव बन जाता है। इन दिस स्टेज टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग, टीपी गिरने लगा, एमपी बिकम्स नेगेटिव, इसलिए इसको नेगेटिव रिटर्न्स कहते हैं। और एपी लगातार फॉल करता रहता है, बट एपी कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं होता है। क्या बात तुम्हें समझ पे आ रही है? तीनों स्टेजेस का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया है बच्चा पार्टी? अब हर एक स्टेज के कुछ कॉजेस भी होते हैं। तो कॉजेस क्या है? जैसे मैं बोलूं इंक्रीजिंग रिटर्न्स है, तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्यों हो रहा है? आओ समझते हैं। मान लेते हैं मैंने फिक्स्ड फैक्टर मान लिया, मैंने 3 मशीनरीज को लेट किया। एक मशीनरी 1 है, एक मशीनरी 2 है और एक मशीनरी 3 है। ये फिक्स फैक्टर्स हैं। इनके ऊपर लेट से एक एक इंसान काम कर रहा था, एक एक लेबर लगा हुआ था। लेबर क्या है? वेरिएबल फैक्टर। तो इंक्रीजिंग रिटर्न का पहला रीजन क्या है? फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर्स। जितने भी फिक्स फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं वो सारे के सारे इस्तेमाल हो रहे हैं। तो पहला पॉइंट तो फुलर यूटिलाइजेशन आ गया। दूसरा है इंक्रीज इन एफिशिएंसी। जब हर एक लेबर को, हर एक वेरिएबल फैक्टर को पता होता है कि हमें क्या करना है, कितनी देर में करना है, तो उसकी एफिशिएंसी धीरे धीरे इंप्रूव करने लग जाती है। तो ये तो 2 रीजन थे इंक्रीजिंग रिटर्न्स के। अभी डिमिनिशिंग रिटर्न के कॉजेस क्या होते हैं? आओ समझते हैं।
पहला तो वही एग्जाम्पल है, पहली मशीनरी 1, मशीनरी 2, मशीनरी 3, यहां पर एक एक लेबर काम कर रहा था पहली स्टेज में। अब क्या हुआ, धीरे धीरे वेरिएबल फैक्टर बढ़ने लगा। अब यहां पर दो दो लेबर होने लगे काम करने के लिए। जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर बढ़ा तो पहला प्रॉब्लम क्या आया, डिस्टर्बिंग द ऑप्टिमम प्रोपोर्शन। जो ऑप्टिमम प्रोपोर्शन अभी तक चल रहा था, जो बढ़िया तरीके से अभी तक एफिशिएंसी मेंटेन हो रही थी, वो अब कहीं से डिस्टर्ब होने लगेगी। और दूसरी बात यह है कि ये जो एक वेरिएबल फैक्टर है वो दूसरे वेरिएबल फैक्टर का कभी भी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं बन पाता है। मतलब अगला पॉइंट क्या है, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी मतलब एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दूसरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, इसीलिए बोलते हैं इसको इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या बात तुम्हें समझ में आ रही है? डिस्टर्बिंग द ऑप्टिमम प्रोपोर्शन हो गया, इसकी वजह से डिमिनिशिंग रिटर्न्स, प्रोडक्शन बढ़ रहा है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब हम तीसरी स्टेज पर आते हैं और यहां पर रीजन देखो क्या है। ये मशीनरी 1 थी, ये मशीनरी 2 थी, ये मशीनरी 3 थी। अभी क्या था, पिछली स्टेज में दो लेबर्स काम कर रहे थे, दो वेरिएबल फैक्टर्स काम कर रहे थे। अब एक एक फैक्टर और बढ़ गया। जब जरूरत से ज्यादा लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएंगे तो प्रॉब्लम होगी ओवर क्राउडिंग की। ओवर क्राउडिंग का मतलब क्या, जितने लोग चाहिए उतने लोग से ज्यादा हैं। तो एक इंसान दूसरे इंसान से बोलता है तुम काम करो, दूसरा इंसान पहले इंसान से बोलता है तुम काम करो। तो ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है जिसकी वजह से मैनेजमेंट प्रॉब्लम आती है, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है एंड जिसकी वजह से प्रोडक्शन आपका इवेंचुअली फॉल करने लग जाएगा। इसीलिए स्टेज को नेगेटिव रिटर्न्स बोलते हैं और इसका रीजन भी तुम्हें समझ में आया। अब जब हम टुवर्ड्स द लास्ट लेग ऑफ द चैप्टर पर आते हैं तो एक क्वेश्चन अमूमन तौर पर पूछा ही जाता है कि यार ये प्रोड्यूसर किस स्टेज पे ऑपरेट करना चाहेगा। तो आंसर है कि प्रोड्यूसर हमेशा सेकंड स्टेज पर ऑपरेट करना चाहेगा, बिकॉज सेकंड स्टेज पर उसका प्रोडक्शन मैक्सिमम पहुंचता है और जहां पे प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा वहीं पर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा होती है। फर्म्स वांट टू प्रोड्यूस इन स्टेज 2, अंडर नो सर्कमस्टेंस अ रैशनल प्रोड्यूसर वांट्स टू ऑपरेट इन स्टेज 3 बिकॉज एमपी इज नेगेटिव। स्टेज 3 तो बिल्कुल ही नहीं ऑपरेट करेगा, वहां पर नेगेटिव एमपी है। A rational producer would not like to operate in stage 1 because throughout the stage AP is increasing. तो स्टेज 1 पे भी लगेगा कि नहीं यार और प्रोडक्शन करना चाहिए, बिकॉज प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है। स्टेज 2 में प्रोडक्शन मैक्सिमम आ जाता है तो हर प्रोड्यूसर सेकंड स्टेज में ऑपरेट करना चाहेगा। अब लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर आते हैं, रिटर्न्स टू स्केल। अब रिटर्न्स टू स्केल की बात करो तो ये लॉन्ग रन का कंसेप्ट है। इस लॉन्ग रन के कंसेप्ट में आपको समझना पड़ेगा कि भैया सारे के सारे वेरिएबल फैक्टर्स ही होते हैं, कोई फिक्स फैक्टर इस केस में नहीं होता है। अब इनकी 3 स्टेजेस हैं, एक इंक्रीजिंग रिटर्न्स, एक कांस्टेंट रिटर्न्स और एक डिक्रीजिंग रिटर्न्स। अब होता क्या है पहली स्टेज पे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स में क्या होगा, इंक्रीज इन आउटपुट इज मोर देन इंक्रीज इन इनपुट। ये फैक्टर में भी पढ़ा था हम लोगों ने, रिटर्न्स टू फैक्टर में। रिटर्न्स टू फैक्टर में क्या होता है, कुछ वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं बाकी फिक्स्ड। रिटर्न्स टू स्केल में क्या है, सारे के सारे वेरिएबल फैक्टर्स हैं। और कांस्टेंट रिटर्न्स में क्या होगा, जितना आउटपुट बढ़ रहा है उतना ही इनपुट बढ़ रहा है। डिक्रीजिंग में क्या होगा, आउटपुट कम बढ़ रहा है और इनपुट ज्यादा से बढ़ रहा है। सेम टॉपिक हम लोगों ने रिटर्न्स टू फैक्टर में पढ़ा है और रिटर्न्स टू स्केल में भी पढ़ रहे हो, लेकिन रिटर्न्स टू स्केल में कोई फिक्स फैक्टर नहीं है, रिटर्न्स टू फैक्टर में फिक्स फैक्टर्स होते हैं। एंड दिस इज इट फ्रॉम द एंटायर चैप्टर बच्चा पार्टी। यहां पर जाकर आपका लॉज ऑफ रिटर्न्स का चैप्टर खत्म होता है। फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाओ, हमारे स्पार्टन्स के कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं, या आपको ये नोट्स चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से जरूर आप डाउनलोड कर ले। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। दिस इज मी शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ।